तो बच्चा लोग हम लोग कल क्या देखे थे? परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोग देखे कि किस तरह से P बटे Q के रूप में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? और जो P बटे Q के रूप में ना रहे वो क्या? अब इसमें हम लोगों ने देखा कि जितनी भी रूट वाली है वो एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, बशर्ते कि उसका पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग मतलब पूरी तरीके से टूटकर बाहर ना चला जाए तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। अब हम लोग जैसे कि अपरिमेय संख्या में देखो, कल हम लोग बता चुके हैं परिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन भी लिखा दिए थे ना? अब इस अपरिमेय संख्या में बच्चा लोग कुछ एग्जाम्पल सबके बारे में जान लो। जैसे हमने लिखा √2 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या? 3√2 कैसी संख्या? 2 + √2 कैसी संख्या? √3/2 कैसी संख्या? तो एक्सेट्रा हम लोग लिख सकते हैं। इसमें दशमलव वाला भी आएगा ना, जैसे 0.01010000, तो ये भी क्या कहलाएगा? कहलाएगा ना? यानी दशमलव को भी पकड़ेंगे ना? पकड़ लेना उसको। लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग √4 लिखेंगे, ये तो रूट है परंतु ये अपरिमेय क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग हो जाता है, टूट जाता है। टूटेगा ना? कितना होगा इसका? 2। तो 2 कैसी संख्या? समझ में आया बात? यानी यह अपरिमेय क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग टूट जाएगा। पूर्ण वर्ग टूट जाएगा यानी पूरी तरीके से ये टूट जाएगा। अब लिख दिए हम बच्चा लोग √9। क्या ये अपरिमेय है? अपरिमेय है क्योंकि ये टूटेगा कितना? फिर रूट अगर 16 लिखे तो कितना? रूट अगर हम लोग 25 लिखे तो कितना? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग बाहर आ जाता है। यस या नो? अब कुछ एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे 2√5 लिखे और 3√5 लिख दिए तो बताओ तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है। कैसे परिमेय निकला? √5 और √5 कट गया, बच गया कितना? 2/3 कैसी संख्या हो गया? एक लॉजिक दिमाग में हमेशा बैठा लेना, अगर रूट रहेगा किसी संख्या में तो वह अपरिमेय होगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर रूट पाया जाए, कहीं ना कहीं मौजूद रहे, जैसे सवाल हमारा अंडर रूट कितना बोलो तो? अब लोग कहेगा क्या कि सर ये अपरिमेय है। फिर किसी का सवाल ये रहेगा सर ये तो टूटेगा। फिर सवाल ये तो 2 से टूटेगा। लेकिन देखो हम लोग तोड़ के भी देखेंगे। देखो चलो जल्दी से फटाफट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 दूना 4, 4 दूना। देखो जोड़ा वाला बाहर आया ना, और अंदर में फिर भी कौन रह गया? √2। तो रूट पाया गया कि नहीं पाया गया? ध्यान में रखना, पूछ देता है सवाल निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो वहां दिमाग में ये रखना कि रूट है क्या। अगर ये रूट पूरी तरीके से ऐसे टूट के ना आ जाए तो वह अपरिमेय होगा। अगर ये टूटकर बाहर आ गया तो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। समझ में आया ग? समझ में आ गया ना? अगर पूरी तरीके से टूटकर बाहर आ जाए तो क्या कहलाएगा? परिमेय। अगर रूट में रह जाए तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई ग? ये सब कुछ एग्जाम्पल है बच्चे लोग। जैसे हम लोग ले लेते हैं, ये लिख दिया 3 प्लस लिख दिया √25। अब बताओ ये कैसी संख्या? बोलोगे कैसी संख्या? इसकी पहचान आपने कैसे किया? हाँ, ये टूटेगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? और 5 3 कितना? 8। तो ये कैसी संख्या हो गया? समझ में आ गया बात? यानी उसका पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। अब हम लिख रहे हैं, ध्यान देना जरा सा। अंडर रूट हमने लिखा 27 और नीचे लिख दिया 2√3। बताओ कैसी संख्या? सोच के बताना, सोच के बताना। अंडर रूट 27 और नीचे है 2√3 नहीं है? ये देखो, ये पहले समझ लो। एग्जाम्पल लिखना क्या है? समझ में आया ना? एग्जाम्पल सर काम खत्म है। एग्जाम्पल लिख के हम क्या करेंगे पहले बताओ, ठीक ना?
समझ आ रहा है बात? चलो समझो इसको। ये बताओ परिमय की अपरिमय, रूट तो इसमें भी है इसमें भी है, क्या होगा? परिमय होगा। कैसे होगा सर? 27 टूटेगा, 3 तिया 9 तिया 2 रूट अंडर नीचे कितना? अब बताओ यहाँ से 3 बाहर जोड़ा निकलेगा, अंदर में कितना? अब बटे 2 रूट कितना कटेगा क्या? अब बताओ 3/2 है ना, कहीं रूट है, इसका मतलब कैसी संख्या? अब समझ में आ गया ना? अब खाली ये देख के मत बोल देना कि अपरिमय, सर बताए तो थे रूट होगा तो अपरिमय, लेकिन ये भी तो देखो, ये टूट रहा है तो तोड़ के देखो, तोड़ो और देखो कट रहा है क्या, तो कट गया तो काम खत्म हो गया उसका, तब कैसी संख्या हो जाएगा? परिमय संख्या हो जाएगा। अब जैसे हम लोग लिख रहे हैं, बच्चा लोग ध्यान देना सभी कोई, जैसे हम लोगों ने लिखा 2 रूट अंडर लिख दिया 8 और नीचे लिख दिया 4 अंडर रूट 2, बताओ कैसी संख्या होगी? बोलो परिमय की अपरिमय? दिख रहा है कि नहीं? 2 रूट 8 है और बटे है 4 रूट 2, क्या दिखाई दे रहा है सबको? बताओ कैसी संख्या? कैसे पता कि हम लोग परिमय है? हाँ, क्या तोड़े? 2 दूना 4 दूना 4 अंडर रूट कितना? 2 दूना कटा क्या? कुछ बच्चों का मानना ये होगा सर अंदर अंदर तो काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं, वो भी काम कर सकते हो, 2 से 2 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग बाहर ले लेते हैं, जोड़ा वाला बाहर आएगा क्या? बेजोड़ा वाला अंदर रहेगा। अब बटे नीचे में कितना है? अरे 4 रूट 2 होगा ना नीचे अभी। हाँ 2 रूट 2, अब 2 देखो, रूट 2 कटा, 2 भी कटा, बच गया कितना? कैसी संख्या? समझ में आ गया ना बात? अब अगर ऐसे सवाल रहेंगे तो बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, आराम से बना लेना है बच्चा लोग, ठीक है? चलो अब एग्जाम्पल, उदाहरण लिख लो। √2 √5 3 + √2, ठीक है, 3 - √2, या फिर 5 √7, या फिर 5 √7 एक्सेट्रा। अगर हम लोग सभी का दशमलव प्रसार लेने के लिए जाएंगे तो सब का सब क्या होगा? अशांत होगा ना बच्चा लोग? ये कभी भी अपने संख्या को रिपीट नहीं करेगी, इसीलिए ये अपरिमेय होगा, ठीक है? चलो बच्चा लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में और हम लोग बात करते हैं बच्चा लोग धनात्मक पूर्णांक के बारे में, ठीक है? पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होती है ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाएंगे और देखेंगे, ठीक है? या फिर ऐसे काम करो, एक काम करो, पूर्णांक संख्या भी लिख सकते, चलो कोई बात नहीं, लिखो इसको, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब पूछोगे सर धनात्मक ही क्यों लगाए, ऋणात्मक क्यों नहीं लगाए? सुनो क्यों ऐसा हुआ, कारण काहे ऐसा हुआ बच्चा लोग कि धनात्मक ही लिखा गया, ऋणात्मक भी तो लिखा जा सकता था। आपने कभी ऐसा देखा है? देखो यहाँ पर कि हम लोग लगा दिए 2 भागा लिख दिए, नीचे में -7 ऐसे लिखे, तो ये हो गया हमारा क्या? ऋणात्मक भाग हो गया ना। अब हम लोग जो HCF, ध्यान से सुनना, HCF और LCM 2 चीजें होती है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मीडियम। HCF और LCM जो है कैसी संख्याओं का निकाला जाएगा? तो किसकी संख्या बोलो तो? धनात्मक पूर्णांक संख्या। यानी HCF और LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मीडियम, अब इसके बारे में लिखाएंगे, ठीक ना? इनको जो निकालने का तरीका होगा केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या पर ही होगा। क्लियर बात है? अब इस धनात्मक पूर्णांक संख्या में HCF और LCM को निकालने का 2 विधि है। एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि और एक होता है अंकगणित का आधारभूत परिमेय का विधि। 2 विधि होगा। कौन कौन बोले? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? अंकगणित का आधारभूत परिमेय की विधि। अब ये सवाल रहता है बच्चा लोग कि यूक्लिड क्यों दिया गया और इसको क्यों बांटा गया? यूक्लिड ने एक अजीब तरह का भाग दिया, एक अजीबोगरीब भाग। वह भाग के द्वारा आप HCF भी निकाल सकते हो और उस भाग के द्वारा आप LCM भी प्राप्त कर सकते हो। HCF निकाल लोगे तो LCM निकल जाएगा। तो ये दिया था यूक्लिड ने। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक आ जाता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एल्गोरिथम और प्रमेयिका 2 चीजें होती है। एल्गोरिथम और क्या बोले? प्रमेयिका 2 चीजें होती है।
एल्गोरिदम जो होता है बच्चा लोग, ये होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला होती है जिससे हम लोग क्या अन्य श्रृंखलाओं के बारे में, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो बोला जाता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है एल्गोरिदम। और प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ कथन होता है कि आपको एक कथन दे देगा, उस कथन को सिद्ध करना है। समझ गए ना बात को? आपको एक कथन दे देगा, उस कथन को सिद्ध करना है। जैसे थेल्स ने अपना एक प्रमेय दिया, पाइथागोरस ने प्रमेय दिया, तो उस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, इसीलिए बोला जाता है प्रमेयिका। प्रमेयिका मतलब सिद्ध करना, यानी कि कथनों को क्या करना? सिद्ध करना। हमने ये कह दिया, हमने ये कहा कि समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई तीसरी रेखा एक दूसरे के बीच बना अंतःकोण समान होते हैं। तो हमने क्या बोला? सिद्ध करने के लिए बोला, बोला ना सिद्ध करने। तो ये क्या कहलाएगा? प्रमेयिका कहलाएगा या एल्गोरिदम कहलाएगा? प्रमेयिका कहलाएगा। यानी प्रमेयिका में, गणित में जो भी सवाल दिए जाएंगे उसको सिद्ध करना पड़ेगा। किसमें बोलो तो? प्रमेयिका में सिद्ध करना होगा। लेकिन एल्गोरिदम में क्या होगा? चरणों की एक श्रृंखला होगी जिससे हमें नए मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। तो एल्गोरिदम शब्द आया कहाँ से? दिया किसने? अल ख्वारिज्म अरबी के थे। 9वीं शताब्दी में अल ख्वारिज्म नामक दार्शनिक, बोलेंगे इसको अल ख्वारिज्म, कितना खतरनाक नाम है ना लग रहा है? अल ख्वारिज्म क्या? अल ख्वारिज्म जो कि अरबी के थे, 9वीं दशक के थे, 9वीं सदी के, 9वीं सदी, यानी कि मतलब हम लोग बोल सकते हैं 9वीं सदी ना, 9वीं ईसा पूर्व नहीं बोले, 9वीं सदी मतलब 1000 साल में, 1000वां साल जब चल रहा था। अभी तो अभी चल रहा है 2000 चल रहा है ना, 1000वां साल जब था, 9वीं सदी मतलब क्या? 1000 साल जो चल रहा था, उस सदी में बच्चा लो, उस सदी में अरबी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्म। उन्होंने इस चीज़ों को प्रस्तुत किया था। ठीक ना? अलजेब्रा शब्द की उत्पत्ति की थी, अलजेब्रा शब्द उसी ने दिया था। ठीक है, और इसी के तहत हम लोग इसी में देखेंगे धनात्मक पूर्णांक। इसीलिए कभी भी इसमें भाग दिया जाए, जैसे बोल दिया 135 और 255 के बीच HCF निकाले, क्या दोनों ही धनात्मक संख्या है? yes, अब हम लोग लिख दिए 196 और लिख दिया 22 338। अब बोल दिया इसका HCF निकालें, तो बताओ दोनों धनात्मक है? yes, इसीलिए इसको धनात्मक पूर्णांक कहता है। इसके HCF या इसके HCF को निकालने के लिए हमारे पास दो विधि है। एक विधि हो जाएगा तुम्हारा क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा, और दूसरी विधि हमारे पास क्या होगा? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में। समझ में आया बात? तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक को दो भागों में बांटेंगे और लिखेंगे। धनात्मक पूर्णांक हैशटैग लगा देना। सबसे पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है। और दूसरा लिख देना अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, दो चीजें होगी, एक हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और दूसरा हो गया अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो पहला वाला ही हम लोग चर्चा करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। चलो देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग सबसे पहले एल्गोरिदम की बात करते हैं कि ये एल्गोरिदम क्या होता है। ये बोल सकते हैं सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ठीक है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं बच्चा लोग कि अरबी दार्शनिक अल ख्वारिज्म, किसी को ये नाम अच्छा लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा इतना बड़का नाम कैसे आ गया। अल ख्वारिज्म ने 9वीं सदी में इसे
प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उन्हें बीजगणित का जन्मदाता भी कहा जाता, जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला आता है बच्चा लोग परमयिका। परमयिका क्या होगा? यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है, यह सिद्ध किया हुआ क्या होता है? कथन होता है। बस ये दो बातों को याद रखो। एल्गोरिथम बोलेगा तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, और परमयिका क्या होती है? यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है। चलो अब देखो तो अब पूरा लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परमयिका, दोनों का डिफिनेशन कर ले। ये एल्गोरिथम का मतलब आ गया सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। फारसी दार्शनिक था अल ख्वारिज्म ने 9वीं सदी में इसे प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, उन्हें बीजगणित का जन्मदाता या बीजगणित का राजकुमार भी कहा जाएगा। हाँ, राजकुमार भी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, स्टार पॉइंट दे देंगे और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। फिर से एक हेडिंग लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो धनात्मक पूर्णांक को देखेगा। यदि कोई संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r तथा भागफल q प्राप्त होता है। ठीक है, यानी हम लोग ये कहेंगे बच्चा लोग, ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाता है तो शेषफल r तथा भागफल q प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है? यानी मान लो कि अगर हम लोग ये कहें कि भाज्य बराबर, अगर इसी में कहेंगे भाज्य बराबर क्या होगा, तो कहेंगे क्या, बोलो तो भाजक गुना क्या, भागफल। भाषा का नियम यही होता है, भागफल और प्लस में क्या लिखेंगे, हाँ, शेषफल। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या, भाजकता का नियम। ये हो जाएगा भाजकता का क्या, बोलो तो नियम। हाँ, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बराबर भाजक को किससे, b, गुना भागफल को किससे, q, और शेषफल को किससे। तो यानी ये a बराबर bq प्लस क्या हो गया, r। यही ना हो गया, a बराबर bq प्लस क्या हो गया, r। ध्यान देना बच्चा लोग, देखना जरा सा, a क्या है बोलो तो भाज्य, b क्या है, q क्या है, r क्या है। ठीक है, शेषफल हो गया। अब हमें ये बात दिमाग में रखना है कि परमयिका क्या कहेगा। परमयिका ये कहेगा दो धनात्मक पूर्णांक p तथा q, या फिर बोलेगा a तथा b दिए रहने पर उसके शेषफल तथा भागफल q तथा r प्राप्त होंगे, जो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, a बराबर bq प्लस r, ऐसे ही लिखेगा। यूक्लिड विभाजन क्या होगा, परमयिका के रूप में। इतना नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो, तो कुछ बातें इसमें बताएंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परमयिका, यूक्लिड विभाजन परमयिका, यूक्लिड विभाजन परमयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b
दिए रहने पर Q तथा R इस प्रकार, बातें मत कीजिए, इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस क्या R। एक नया चीज तुम्हें सीखने को मिलेगा, 0 से बड़ा या बराबर R का R से बड़ा B हो जाएगा। ये नया चीज तुम्हें देखने को मिला। ABQ ये तो पुराना हो गया ना ये वाला, ये तो ऊपर में ही समझ गए हम लोग। A क्या है बच्चा लोग, भाज्य, B क्या है भाजक, Q क्या है भागफल, और R क्या है शेषफल है। ठीक है, यहाँ तो वही बात है। A क्या है बोलो, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नया आया। ये नया चीज क्या है, चलो इसको समझेंगे हम लोग। 0 और इस तरह का तीर चिन्ह दिया हुआ है, इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक ना, इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है। तो ये क्या बता रहा है कि R बड़ा है, और नीचे वाला क्या बता रहा है कि बराबर भी है। R क्या है, बराबर भी है, और R क्या है, बड़ा भी है। किससे, O है। कोई बात नहीं, अंग्रेज लोग इसको O कहता है, तुम लोग 0 कह दिया तो कौन बड़ा काम कर दिया, ठीक ना। ये 0 है बच्चा लोग, ये क्या है 0, और ये क्या है R, और ये क्या है D। यहाँ पर देखो, इसी के नीचे में समझ लो, यहाँ पर ये है हमारा क्या 0। चलो इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएगा ये लोग, वो पढ़ने लगेगा। 0 या इसी को क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, कौन सी ऐसी संख्या है जिसे ऋणात्मक रूप में लिखा नहीं जा सकता, 0। 0 ऐसी संख्या है जिसे ऋणात्मक रूप में लिखा, -0 कभी नहीं होता है, -1 होगा, +1 होगा, लेकिन 0 अपने आप में हीरो है। 0 अपने आप में क्या है रे, बहुत अच्छा। चलो देखो, 0 से बड़ा है R, और R से भी बड़ा है कौन, ठीक है। पहला तो बात गप ये समझ लो, 0 से बड़ा कौन, R से बड़ा कौन। अब इसको अगर हिंदी में लिखेंगे ऐसे, 0 से बड़ा कौन होगा, शेषफल। बोलो कौन, हाँ, शेषफल से बड़ा कौन हो जाएगा, भाजक। कौन होगा, दूसरी स्थिति में देखो, 0 क्या है, बराबर है ये क्या R से बड़ा कौन होगा, यानी 0 जो है वो शेषफल के क्या होगा, बराबर। बोलो क्या होगा, और शेषफल से हमेशा बड़ा कौन होगा, भाजक। चलिए ये चीजों को आप नोट डाउन कर लो, ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछे। शेषफल बड़ा कि भाजक बड़ा, मुँह से आवाजें नहीं निकल। शेषफल बड़ा कि भाजक बड़ा, शेषफल छोटा कि 0 बड़ा। हाँ, कभी कभी परिस्थिति में शेषफल बड़ा हो जाएगा, किससे, 0 से, भाजक से नहीं, 0 से। भाग तब तक ना लगाएंगे रे जब तक शेषफल जो है छोटा ना हो जाए, किससे, भाजक से, है ना, तब तक ना भाग लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ध्यान देना, 12 और लिख दिया यहाँ पर 88 का HCF, 12 और 88 के बीच जो है HCF क्या होगा, अब निकालने के लिए बोल दिया। बताओ बड़ा कौन हुआ, कौन बड़ा हुआ। तो सबसे पहला चरणबद्ध तरीका एल्गोरिथम होता है या प्रमेयिका होता है, भूल गया, एल्गोरिथम होता है। लिखे होंगे सुपरिभाषित चरणों की एक क्या होती है, श्रृंखला होती है। तो देखो 12 बड़ा या 88 बड़ा, तो 88 के तरफ ऐसे मुंह खोलेंगे ना। अब यहाँ हमारा भाज्य है, सुनो ध्यान दो, भाज्य कितना हो गया 88, क्या भाज्य को A कहते हैं। उसके बाद हमारा भाजक कौन हो गया बोलो तो 12, तो उसको क्या कहते हैं B। ये A हो गया और ये क्या हो गया, याद रखना जो दो संख्याओं में सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, भाज्य, और जो छोटा होगा उसको क्या कहेंगे, भाजक। अब इसमें से हम लोग HCF कैसे निकालते हैं वो तरीका देख लो। देखेंगे बच्चा लोग, 12 लगाए इधर और 88 लगाए ऐसे, भाग लगा दिए। अब बताइए 12 का पहाड़ा कितना बार में ले, 12 सत्ते कितना होता है 84, 8 में 4 गया कितना, नीचे वाला मिटा दे क्या,
अब देखो यहाँ पर ये तो 4 आ गया। रूल ये कहता है कि HCF आप तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा HCF नहीं लेंगे। अभी यहाँ किसी को HCF नहीं ले सकते हम लोग जब तक 0 नहीं आ जाएगा। तो चलो अब देखो यूक्लिड साहब ने क्या दिमाग लगाया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि जब शेषफल छोटा हो जाए किससे, भाजक से, तब जाकर इस भाजक को उठाकर लाइए यहाँ पर। लेकर आ गए? क्या अब बताओ 4 का पहाड़ा से 12 कटेगा? कितनी बार में? कट गया। क्या शेषफल 0 आया? इसका मतलब अब हमारा HCF होगा। अब इनमें से किसको HCF हम चुनेंगे, ये रहता है कि कौन हमारा, सुनो, कौन हमारा HCF होगा उसको चुनना है हमें। तो वो HCF कौन होगा जिस शेषफल को आपने इससे भाग लगाया, वही शेषफल तुम्हारा ही भाजक बन के ना भाग लगा दिया इसको। यही ना शेषफल था। पहले भाग में शेषफल कौन? अरे जोर से बोलो। 4, ठीक है। अब इस 4 को हम लोगों ने इस 12 को लाया इधर, तो भाग लगाया तो 12 कटा और यह शेष कितना आया? 0। ठीक है। अब देखो जो भाजक है तुम्हारा, ये जो शेषफल भाजक आया, यही तुम्हारा क्या होगा? समझे? HCF वह भाजक होगा जो पूरी तरीके से शेषफल को क्या कर दे? 0। क्या कर दे? 0। समझ में आया बात को? यहाँ 4 ने इस भाजक को क्या कर दिया? 0। इसी तरीके से बच्चा लोग HCF निकालने का तरीका होता है यूक्लिड के अनुसार। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसमें पावर फैक्टर को देखेंगे। लेकिन अभी वहां नहीं जाना है, अभी यहाँ यूक्लिड वाला पूरा पढ़ना है, उसके बाद तब उसमें जाएंगे। ठीक ना? तो अब एक सवाल है हमारा, फिर से एक एग्जाम्पल में हम बना लेते हैं। देखो, अब देखो इसको कैसे बैठाना है। हमने ये लिख दिया, देखो यहाँ पर ये भी लिख दिया। अब देखो दूसरा वाला चरणबद्ध तरीका लिखेंगे इसी में। दूसरा हमने क्या किया बताओ? अब लिखेंगे कौन? 4 और कौन है? 12। अरे 4 और कौन? 12। तो 4 बड़ा कि 12 बड़ा? ऐसे लिख दिए, बोलो हाँ ना रे। अच्छा, इसमें भी हम लोगों ने भाग लगाया, तो भाग लगाने के बाद हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? भाज्य में कौन है? 88। भाज्य में कौन है? 88। चलो यहाँ पे लिख दें क्या? भाज्य में कौन है हमारा? 88 बराबर हो जाएगा 12 गुना 12 कितना बार में लगाए थे? 7 बार में। तो शेषफल हमारा कितना आया? 4। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। क्या उल्टा हो गया? कहीं कोई दिक्कत क्या? देखो 88 हुआ ना, ये बराबर क्या? 12। अरे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ देखो भाज्य कौन? 88। अरे भाज्य कौन? भाजक कौन? गुना भागफल कितना और शेषफल कितना? हो गया पहला स्टेप ये खत्म। दूसरा स्टेप उसी के नीचे लिखेंगे नंबर 2। अब किसके किसके बीच भाग लगा रहे हैं? 4 और 12 के बीच। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो? 4 बड़ा कि 12? ध्यान रखना 12 को इधर मत लिख देना या 4 को इधर मत कर देना। जैसे आपका यहाँ पर है उसी तरीके से यहाँ भी लेकर चलना। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर लेंगे बच्चा लोग? 12। अब देखो 12 बराबर ये भाज्य बन गया। अरे भाज्य कौन बना? 12 को किसने भाग दिया? 4 ने भाग दिया। 4 लगा दिए। कितना बार में भाग दिया? और शेषफल कितना ला दिया? 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः भाजक बराबर, बोलो क्या लिखेंगे? भाजक बराबर कितना? 4। भाजक कितना है रे? 4। ये 4 से ना कटा है। तो HCF बराबर, तो क्या लिखेंगे? कितना? सवाल लिखा कि 120 और देखो यहाँ पर 120 और 560 यानी 5600। HCF क्या होगा? ठीक है, HCF क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या करेंगे बोलो तो? पहला स्टेप लेंगे, किसको लिखेंगे बोलो? पहले किसको लिखेंगे? 120 और इधर कितना लिखेंगे? 5600। क्या मुंह इधर मोड़ेंगे? अब ये लिखने का कोई मतलब नहीं। आप इसको मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिखना शुरू कीजिएगा। भाग लगाइए इसको। भाग लगाएंगे बोलो तो कितना? 120 और कितना हो जाएगा? 5600। बोलो कितना बार में लगेगा? 12 चौके 48, 12 पंचे 60। तो 4 बार में ना लगा? तो 16 में 8 गया कितना? 8। हाँ 48, 480। 0 यहाँ हो गया। 16 में 8 गया कितना? 8। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ कितना बचा? 800। अभी भी क्या है? ये बड़ा है। लगाएंगे कितना बार में कटेगा?
12 छके 72, 12 सत्ते 84, तो 12 छके 72 यानी 720। 0 0 10 में 2 गया कितना? 8 हो गया। अब देखो ये छोटा हुआ ना, ये बड़ा है। अब तब किसको लाएंगे? 120 को। अब कितना बार में लगाएंगे? एक बार में। तो कितना बार, कितना आ जाएगा नीचे में? ये छोटा हो गया ना इससे। फिर 40 को लाएंगे कहाँ? ये 80 आएगा। कितना बार में? 2 बार में। अब 0 आया ना। अब बोलो HCF कितना? हाँ, HCF कितना? बस।